कि कश्मीर बिकता है, इसलिए आप भी कश्मीर की वकालत जो है अलग अलग चैनलों के ऊपर करते हैं, और जिस इलाके से खुद आप आते हैं जो पसमानदगी की पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी निशानी है, उस इलाके की वकालत आप उस ज़ोर शोर के साथ नहीं करते जिस ज़ोर शोर के साथ करनी चाहिए। वजह क्या है? आदाब, मेरे साथ सलमान निज़ामी हैं। मैंने कोई लंबी तमहीद नहीं बांधी, आप लोगों को ये नहीं बताया कौन हैं क्या हैं मेरे साथ, इसलिए नहीं बताया क्योंकि नेशनल चैनलों के ऊपर डिबेट्स आप लोग देखते रहते हैं, और डिबेट में जब ताड़फाड़ होती है, हंगामे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, गिलास मारे जाते हैं एक दूसरे को, तो उन्हीं मीडिया डिबेट्स की जीनत बने रहते हैं हमारे सलमान निज़ामी। और एक खूबसूरत बात जो सलमान के बारे में एक सहाफ़ी के नाते मुझे हर वक्त लगी, पहली बात तो ये कि ये इनके साथ एक राब्ता ये भी है कि ये ज़िला डोडा, जिसमें अब डिस्ट्रिक्ट रामबन आ गया है, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले हैं, और बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है पूरे का पूरा। और दूसरा ये कि इस शोर और हंगामे के बीच में भी बड़ी सैनिटी के साथ अपनी बात मीडिया में रखते हैं। मेरे साथ है सलमान निज़ामी। आइए आज थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बानिहाल से आने वाले सलमान निज़ामी दिल्ली कैसे पहुँचे। सलमान, सबसे पहले तो खैर मकदम आपका, स्ट्रेट लाइन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आपकी पैदाइश बानिहाल में हुई है या जम्मू में? बानिहाल में। तो सुनने में आया है कि आप एक ऐसे खानवादे से आते हैं जो खानवादा वैसे ही सियासत में एक लंबे वक्त से था, तो आपके लिए सियासत कोई नई चीज़ नहीं थी। तो इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे कि आपके खानवादे में कौन लोग थे जो ऑलरेडी सियासत में थे, और आपके लिए सियासत में कहते हैं इसीलिए आना आसान? देखिए, सियासत में चाहे मेरे ननिहाल से देखें या मेरे ग्रैंडफादर यहाँ से, दोनों पॉलिटिकल फैमिलीज़ थी। और सियासत में मेरा एक्चुअली फैमिली का कोई असर नहीं है, क्योंकि पहले थे ग्रैंडफादर और 70s में, और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप। नाम क्या था उनका? अख्तर निज़ामी साहब थे। तो उसके बाद जो है काफ़ी गैप हुआ, फिर मैं सहाफ़त में आया, और जब मैं लिखता था जम्मू कश्मीर में, जब सहाफ़त की, उस वक्त आप भी हमारे सीनियर होते थे, तो उस वक्त जो है जब हम एडिटर के पास जाते थे और एडिटर की मर्ज़ी होती थी कि वो ख़बर लगानी है, क्योंकि आज का जर्नलिज़्म, मैंने आपको पहले भी कहा इंटरव्यू से पहले, कि जो स्ट्रेट लाइन का जर्नलिज़्म है ये काफ़ी डिफरेंट है, इसमें प्रोफेशनलिज्म है। तो जब हम काम करते थे वो हमें एक हफ्ता लगता था एक स्टोरी कंपाइल करने में, और फिर एडिटर जो है रिजेक्ट करता था तो हम रोना शुरू कर देते थे। तो वो जर्नलिज्म था। तो आज तो व्हाट्सएप का जर्नलिज्म है। तो मुझे फिर एक स्टोरी मैंने की थी और मुझे काफ़ी मैं डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि मैंने उस पर काफ़ी वर्कआउट किया था और वो स्टोरी जो है वो रिजेक्ट हुई। तो उसमें पॉलिटिकल प्रेशर था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसी कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम देन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो मैंने सोचा क्यों ना पॉलिटिक्स में ही जाया जाए, कि देखा जाए कि ये इतना प्रेशर बिल्डअप क्यों होता है। अगर हमारी आवाज़ वहाँ से नहीं पहुँच सकती है तो हम पॉलिटिकल जो है किसी पार्टी से जुड़ें और पॉलिटिकली हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। जैसे आपने कहा पॉलिटिकली हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो जैसे आपने कहा आपके ख़ानदान में आपके दादाजी थे और उसके एक लंबे समय तक जो है सियासत किसी ने आपके घर में नहीं की, तो आप अपनी सियासत की शुरुआत तो बानिहाल से भी कर सकते थे, लेकिन ये शुरुआत सीधा दिल्ली से हुई और सीधा क्या कहते हैं नेशनल टेलीविज़न चैनलों के स्टूडियो से हुई, वो क्यों? नहीं, शुरुआत मेरी जम्मू कश्मीर से हुई, क्योंकि बानिहाल जो है, मैं ज़्यादातर जब मैंने जर्नलिज्म में भी था तो मैं ज़्यादातर कश्मीर में मैंने काम किया है, जम्मू में काम किया है। और उसमें जब आप स्टेट लेवल पे काम करते हो तो आप हर एक चीज़, बानिहाल सिर्फ एक इलाका नहीं है, मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे लिए गुरेज़ की भी स्टोरीज़ आए, मेरे लिए डोडा की भी स्टोरीज़ आए, रजौरी की भी, और हर जम्मू कश्मीर जैसे एक था, अब उसको तोड़ दिया गया है, लद्दाख अलग हो गया है, अब जम्मू कश्मीर अलग हुआ। तो उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद जैसे शख्स जो हैं बलेसा से निकल के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक बुलंद आवाज़ हैं, तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन थे। तो मैंने सोचा कि मैं बानिहाल से हूँ और जम्मू कश्मीर में मैंने काम किया, मैंने बोला क्यों ना हम इससे बियॉन्ड जाएं और आज़ाद साहब के फुटस्टेप्स पे चलें और जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन जो है नेशनल लेवल पे करें। तो अब बानिहाल से आप जम्मू कब आए, और जब जम्मू आए तो क्या एक्सपीरियंस रहा जम्मू में नया नया जब आप आए, और क्या कर रहे थे आप?
देखिए उस टाइम पे जम्मू में कम्युनलिज्म नहीं था। मतलब मेरे मैक्सिमम दोस्त जो थे नॉन मुस्लिम थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि मैं एक गांव से आया था और मैंने जब जर्नलिज्म ज्वाइन किया काफ़ी छोटे अखबारों से। आप सीधा जर्नलिज्म में, मतलब आपने अपनी तालीम बनिहाल में ही मुकम्मल की और सीधा के बाद मैंने जर्नलिज्म किया। तो जम्मू में मैंने जो है काम किया, छोटे अखबारों से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता नेशनल अखबारों में लिखना शुरू किया और उसके बाद कॉन्टैक्ट्स बढ़ते रहे, रिलेशंस बढ़ते रहे और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप्स के साथ कॉन्टैक्ट हुए, तो फिर आगे बढ़े। और मुझे अपना सफ़र बहुत मुश्किल भी है। हमने ऐसा वक्त भी देखा है कि हमें रात को गाड़ी नहीं होती थी, हम पैदल जो है गांधीनगर से मेरा घर गुजरनगर में था, तो रात को 12 बजे 1 बजे हम पैदल, आपको मालूम है अखबार में जब काम करते थे, तो काफ़ी स्ट्रगल हमने देखा है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे दिल्ली में हो। जर्नलिज्म सीखने का मौका जम्मू में किससे मिला? देखिए उस्ताद बहुत सारे थे, लेकिन ज़फ़र चौधरी साहब ने मुझे ज़्यादा सिखाया है, क्योंकि उस टाइम मैं अर्ली टाइम्स में था। और उसके अलावा काफ़ी लोग थे, सुजात बुखारी साहब के साथ मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। सीखने का मौका मुझे नेशनल में भी मालवी जी हिंदू की थी, उनसे भी मिला। लेकिन फिर जब मैं पॉलिटिक्स में आया, फिर सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर जिससे हुआ वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, और फिर उन्होंने भी जो है वक्तन फ़वक्तन मेरी सपोर्ट की। और खुद भी करना होता है, और आप लीडरशिप में देखिए, जब तक आप मीडिया में लिखोगे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आप टीवी पे बोलते हो तभी आपको इनवाइट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं अरे किसी को पोजीशन मिल गई, लेकिन आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है। अभी कंपटीशन हमारे भी यहाँ बहुत सारा है। जम्मू कश्मीर में ऐसे कई ऐसे स्पीकर्स हैं, हमारी पार्टी में ऐसे कोई बहुत से स्पीकर्स हैं जिनको टॉपिक की नॉलेज नहीं होती। और जैसे हम भी हैं लाइव, अभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं, टीवी पे भी बैठते हैं, तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको आंसर्स को कैसे रिप्लाई करना है, कैसे आपको प्रिपेयर होना है, और कैसे आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई गलती हुई नहीं है, चाहे टीवी पे हो या कोई बाहर जो पॉलिटिकल मेरी एक्टिविटीज़ हैं, अभी तक तो आगे ही बढ़ रहे हैं। सलमान भाई, जैसे आपने कहा कि अभी तक आगे आगे ही बढ़ रहे हैं, दिल्ली जब आप गए तो गुलाम नबी आज़ाद की सरबराही और सरपरस्ती में ही मुझे लगता है आपने मीडिया चैनल्स पे आना शुरू किया। तो कुछ याद है कि सबसे पहली बार कब अपीयर हुए थे, वो मौका कैसे मिला था और वो मौका किसने दिलवाया? देखिए मैं क्योंकि सहाफ़त में रहा हूँ, और सहाफ़त में जब मैं छोटे छोटे अपने फेसबुक पे वीडियो क्लिप्स डालता था, और ट्विटर पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ बहुत सालों से, तो उस वक्त जो है मैं छोटे छोटे क्लिप्स डालता था। तो मैं एक उर्दू का चैनल है, और उसमें जो है उनको किसी कांग्रेस पॉलिटिशियन की ज़रूरत थी, कोई डिबेट था, तो उन्होंने कहा कि आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं। तो फिर हमारे जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की उन्होंने अप्रोच किया कि हाँ इसको चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा। तो पहले पहले मैं काफ़ी हेजिटेट हुआ, मतलब पब्लिकली बोलूँ तो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप नेशनल टीवी पे आ रहे हो और डिबेट कर रहे हो और पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हेजिटेट हुआ। लेकिन फिर हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे बढ़े। फिर बाकी जो है चैनल्स ने डिमांड की ऐसा कि इसी को भेजो, तो हम बस जा रहे हैं तब से। सलमान भाई, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में आपका नाम लिया, और नाम ही नहीं लिया बल्कि उनकी उस जनसभा में जितनी भी बातें थीं वो बातें आपसे जुड़ी हुई थीं। क्या उसको अपनी ज़िंदगी का हाई पॉइंट मानते हैं, या अपनी ज़िंदगी का लो पॉइंट मानते हैं कि यार ये जो चीज़ हुई थी ये सही नहीं हुई, या ये हुआ कि वही छक्का था जो प्रधानमंत्री ने मारा और उसका फ़ायदा आप? नहीं, वो पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, क्योंकि वो उस वक्त सिचुएशन ऐसी हुई थी कि बहुत से ऐसे मेरे कुलीग्स भी थे जिन्होंने पल्ला झाड़ दिया था, और लेकिन कुछ ऐसे भी थे सीनियर जिनको पता था कि मैंने ज़मीनी सतह पे काम किया है। आप जब किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके काम करते हो, तो आप जब उसको हिट करते हो ना, तभी वो बौखला जाता है। ऐसे सलमान निज़ामी कोई उनके लिए कोई ऐसा बंदा नहीं था कि भाई कोई बड़ा इशू था, क्योंकि हमने गुजरात में 3 महीने मैंने काम किया, और आप वहाँ स्पेसिफिकली जो सीट्स मुझे दी गई थी, आपने यहाँ काम करना है, वो ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया ने छापा भी। और जो मेरे
पार्टी के जो ओहदेदारान थे जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपने यहाँ काम करना है, और वहाँ ऑन रिकॉर्ड सब कुछ आ गया। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम लिया तो उस वक्त जो है बहुत से लोग मुझे जानते भी नहीं थे, ये हकीकत भी है, कांग्रेस में मुझे बहुत से लोग जानते भी नहीं थे, और उस वक्त ज़्यादा मैं टीवी पे अपीयर भी नहीं होता था। तो उनके लिए भी मैं कोई एक नया सा शख्स चंबा हो गया। हाँ, तो उनके लिए मैं एक नया सा शख्स था। लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन किया अपनी पोजीशन, मैंने नेशनल टीवी के थ्रू एक्सप्लेन किया, और ट्वीट्स भी मेरे देखे गए कि भाई वो कुछ आपको मालूम है, कुछ हैंडल्स आजकल वो ट्रेंड बन चुका है, तो उसमें वेरिफिकेशन हुई, और मैंने उनको दावा किया कि भाई अगर मैं इसमें मुलव्विज़ हूँ, अगर मैंने कोई ऐसी बात की है, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। और अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई, तब से बहुत साल हो गए। तो वो भी एक पॉलिटिकल एक ड्रामा था, लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने वहाँ काम किया था 3 महीने, रातों में काम किया था, और हम जीते भी वो सीटें। फर्स्ट टाइम जहाँ मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी 11 सीटों में से हम 9 सीटें जीते, और तभी मैं कंटिन्यू मैंने किया, और मेरी लीडरशिप ने मुझे सपोर्ट किया। जो मेरे मतलब जिनको पता था कि सलमान को हमने ये काम सौंपा है, उनका हमने काम किया, और उन्होंने फर्दर मुझे फिर चाहे बिहार हो चाहे और कई स्टेट्स हों, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। महाराष्ट्र में मैंने काम किया, पंजाब में मैंने काम किया, राजस्थान में मैंने काम किया, मध्य प्रदेश में मैंने काम किया। उसके बाद तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैंने काम किया, और आगे आगे बढ़ते रहे। क्या ये कांग्रेस के एक ड्रॉबैक मानते हैं कि कंट्रोवर्सी कहीं पे खड़ी होती है तो कांग्रेस के नेता अक्सर उस नेता से अपना पल्ला झाड़ते हैं और साइड हो जाते हैं? क्या ये आप कांग्रेस का ड्रॉबैक मानते हैं? क्योंकि हमने अभी तक 7 सालों में बीजेपी के इस कार्यकाल में देखा है, किसी मंत्री के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो सारी पार्टी डिफेंड करने लगती है। किसी पार्टी के नेता के खिलाफ आप कोई इल्ज़ाम कांग्रेस लगाती है तो पूरी पार्टी उसको डिफेंड करने लगती है। कांग्रेस में उल्टा है, मौका ढूंढते हैं भाई किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लग जाए और हम फ़ौरन पहुंच जाए हाईकमांड के पास कि जनाब ये तो गलत आदमी है, बाहर। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की, और ये बात छुपी नहीं है। ये बैकफुट पे जो आना है वो हमने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बात रखी भी, और उस वक्त जो है आपको मालूम था कि ये आदमी जो है काम कर रहा है। आपने देखना था कि ये जो एलिगेशन लगा है ये सही है या नहीं है। एलिगेशन पे आप पे भी लग सकते हैं, कभी कभी मैं आपके भी कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन एलिगेशन से आप साबित नहीं कर सकते ये आदमी उस एक्टिविटी में, उस काम में मुलविस है या नहीं है। जब आपने अपनी बात रखी, क्लियर किया, तो फिर आप कहते हैं अरे इसने तो अब क्लियर करी। आपने उस आदमी से पूछना था ना पहले, स्टेटमेंट देने से पहले। जैसे कांग्रेस के टाइम पे शशि थरूर पे कोई एलिगेशन नहीं था, उसको रिजाइन करना पड़ा। अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और गुपकार का अलायंस हुआ पब्लिकली, फिर अमित शाह ने एक ट्वीट कर दिया, आप बैकफुट पे आ गए। तो हमारी भी झगड़े होते हैं पार्टी में। जो अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, हर एक कपिल सिब्बल साहब, कई ऐसे लीडर हैं, उन्होंने कई चाहे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में, पब्लिक रैलीज में ये कहा कि जो कमियां हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। आप स्टेट से स्टेट हार रहे हैं, और आप उन लोगों को फ्रंट फुट पे नहीं ला रहे हैं जो लोग काम करने वाले हैं, जो फेस हैं। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब के सिवा कोई फेस नहीं आपको दिखेगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप किसी भी लीडर को आप भेजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप किसी भी एमएलए को बोलिए कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के बगैर जीत के दिखाइए। मुझे मालूम है, मैंने पिछला इलेक्शन देखा, मैं 3-4 इलेक्शन मैंने देखे, चाहे डीडीसी के हों, असेंबली हो, लोकसभा हो, मैंने देखा कि आज़ाद साहब की डिमांड उतनी कितनी आती है। और वो जब उनकी वाइफ एक बार हॉस्पिटल में थी, वो सुबह 6 बजे वहाँ से निकलते थे, पूरा दिन इलेक्शन रैलीज करते थे, और 7 बजे वापस मुंबई जाते थे अपनी बीवी को देखने के लिए। इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति को आप कहते हैं कि भाई जो हुआ पीछे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग, जिनका पब्लिक में इम्पैक्ट है, जिनका इन्फ्लुएंस है पब्लिक में, उन लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की ज़रूरत है। वो टाइम ख़त्म हो गया जब आप सिफारशी नेताओं को किसी ने चापलूसी की, वो किया। क्योंकि आप रिकॉर्ड देखिए कि हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ थे। जम्मू कश्मीर में देखिए आप, हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। कितने लोग हमारी पार्टी से निकल गए। सलमान, जैसे आपने कहा कि कितने लोग आपकी पार्टी से निकल गए, अब सलमान भाई एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि मैं अक्सर आपको नेशनल चैनलों के ऊपर देखता हूँ। नेशनल चैनल के ऊपर आप कश्मीर की वकालत बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हैं,
और आपकी वकालत कमाल की होती है। वो वकालत करते वक्त जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे ख्याल पड़ता है आप जिस इलाके से आते हैं उसमें रामबन के ऊपर चमलवास का इलाका है, मुझे उधर ख्याल पड़ता है कि वो किश्त भलेसा, मुझे ख्याल पड़ता है बदरवा के इंटीरियर एरियाज़ का, मुझे किश्तवाड़ में वाड़वन मड़वा दच्छन इन इलाकों का ख्याल पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि फिर मैं आपसे ये सवाल पूछने पर मजबूर हूँ कि कश्मीर बिकता है, इसलिए आप भी कश्मीर की वकालत जो अलग अलग चैनलों के ऊपर करते हैं, और जिस इलाके से खुद आप आते हैं जो पसमानदगी की पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी निशानी है, उस इलाके की वकालत आप उस ज़ोर शोर के साथ नहीं करते जिस ज़ोर शोर के साथ करनी चाहिए। वजह क्या है? देखिए, मैं तो एमएलए नहीं हूँ, ना एमपी हूँ, ना मेरे पास कोई अभी पोजीशन है। लेकिन आपको याद होगा कि हाल ही में जिस इलाके से मैं आता हूँ, बानीहाल से, जब कोविड आया था तो मैं ही वो वाहिद आदमी था जिसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वहाँ तक पहुँचाए थे। मैंने हर टाइम पे अपने इलाके की मदद की, चाहे 4 वे की बात होती है, मैंने नेशनल मीडिया में आवाज़ उठाई, और वहाँ के लोगों को पता है मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है वहाँ, लेकिन एक एहसास ऐसा है कि वो डोडा से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछते ही नहीं, उन्हें भी इंटरेस्ट सिर्फ बानीहाल टनल के इस तरफ है। कि जो नेशनल टॉपिक्स होते हैं वो नेशनल लेवल के टॉपिक्स होते हैं। वो डोडा की और बनहाल की बात तो करेंगे नहीं, वो फिर हमें ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है, भाई हाईवे देखिए हालत क्या है, हमने वो डोडा में डिग्री कॉलेज बनाया, वहाँ अभी स्टाफ नहीं है, ऐसा कोई बीच में हमें ज़बरदस्ती बातें लानी। उसमें भी वो आपको कह देते हैं कि भाई ये हमने पूछा ही नहीं है। बिल्कुल, ये मीडिया है ना, मीडिया तो ये मीडिया जो है एक तरफ से वन साइडेड चलता है, लेकिन हम पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो वो आजकल जो कुछ चैनल हैं जो किसी को बिठा दो तो वो आपकी बोली बोलना शुरू करेगा। तो मैंने जहाँ जो भी मुझे टॉपिक मिला, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अलावा चाहे मॉब लिंचिंग्स हो, इस्लामाफोबिया हो, चाहे प्राइस राइज हो, कोई भी टॉपिक आता है तो मैं हर टॉपिक पे बात करता हूँ। और ख़ासकर मैं देखिए, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, एज गुलाम नबी आज़ाद साहब में भी एक खासियत थी, क्योंकि आपका जो एक इमोशनल कनेक्ट अपनी स्टेट के साथ होता है जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं। जब राज्यसभा की होती थी तो आज़ाद साहब कई बार पूछते थे, अरे जम्मू कश्मीर का कोई है मसला, मैं कल मेरी स्पीच है, मैं 2-4 पॉइंट मार दूंगा वहाँ। तो मेरे में भी ये भी होता है कि मैं अपने लोगों से पूछता हूँ कि भाई मेरा कल इस पे डिबेट है, वहाँ की कोई बात है तो मैं वहाँ कर लूँगा। तो उस वक्त जो है आपको टाइम बहुत कम होता है। अभी आपको पता है डिबेट्स में शोर शराबा बहुत होता है, तो वो 4-5 मिनट आपको मिलते हैं तो आपको उस टॉपिक में बोलना पड़ता है, फिर अपनी बात भी घुसानी पड़ती है और वो उनको एक्सेप्ट नहीं होती। तो लेकिन काफ़ी मुश्किल भी होता है, लेकिन हम जो है बात उठाते हैं। मुझे बताएं, क्या आपको इन डिबेट्स में जाने के बाद, एक लंबे समय से अब आप इन डिबेट्स में जा रहे हैं, क्या आपको ये महसूस होता है कि जम्मू संभाग नाम की भी कोई चीज़ नेशनल मीडिया को पता है? क्या वो जानते हैं कि जम्मू भी कोई संभाग है, या सिर्फ जैसे मैंने आपको कहा कि नेशनल लाइमलाइट में कश्मीर है तो किताब कश्मीर पे लिखिए तो बिकती है, नेशनल लाइमलाइट में कश्मीर है तो आप लाल चौक में फ़ोटो खींचिए या वीडियो बनाइए तो बिकती है? यही सब चीज़ें जम्मू संभाग में आपको बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं। अभी तवी में फ्लड आ रहा है, या उसके अलावा बहुत सारी और परेशानियां हैं जम्मू संभाग की। तो क्या मानते हैं, क्या वजह है कि जम्मू उस तरीके से रेजोनेट नहीं करता नेशनल मीडिया में जिस तरीके से कश्मीर? हकीकत है, आपकी बात हकीकत है। हाल ही में जब 370 की एनिवर्सरी थी तो मेरा डिबेट था उस पर, तो मैंने ये बात की, चाहे जम्मू का डोगरा हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे लद्दाखी हो, सब पिस रहे हैं, ये मैंने बात की। फिर जब डिबेट ख़त्म हुआ तो मेरे को एक जो पैनलिस्ट था, को पैनलिस्ट, उसने कहा ये डोगरा क्या होता है? तो मैंने बोला ये जम्मू की एक कम्युनिटी है। तो कहता मैंने सुना नहीं है कभी। तो गलती जो है वो मुझे लगता है लीडरशिप की भी है और उन लोगों की भी गलती है जिनको जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुश होता हूँ कभी मैं आपको सुनता हूँ यू आर फ्रॉम डोडा और आप डोगरी बोलते हो, डोगरी में इंटरव्यू लेते हैं। तो कोई आदमी होना चाहिए ना कि आपका ये दिखता है ना कि आप वो पर्सनल टच देते हैं, इमोशनल कनेक्ट है लोगों में। तो ये चीज़ जो है बाकी लोगों में नहीं है। अगर वो होती, क्योंकि मैं देखता हूँ कश्मीर में चाहे सहाफ़ी हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है एक दूसरे को एनकरेज करते हैं और अपना जो है ना मटेरियल घुसाने की कोशिश करते हैं हर जगह। चाहे कोई भी टॉपिक हो वो बात डाल देते हैं भाई उसका। एक्टिव हैं, ट्विटर पे एक्टिव हैं, हर जगह एक्टिव है। हमें तो कई बार जम्मू में ढूंढना पड़ता है कि कोई आदमी ट्विटर पे एक्टिव है जो ट्वीट कर दे
कि भाई फलां हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, कश्मीर में कोई बच्ची बहुत अच्छा करती है तो फ़ौरन उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आ जाएगा। तो जम्मू में हमको आदमी ढूंढना पड़ता है कि भाई कौन है नेताओं में से जो कोई किसी बच्चे की अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ट्वीट करे, क्योंकि कश्मीर से तो तवक्का ही नहीं ना है कि यहाँ से कोई जो है उमर अब्दुल्ला को ये लगेगा कि कोई बानिहाल का बच्चा है, उसने कोई इंटरनेशनल खेला है तो ट्वीट करने के लायक है, जम्मू का कोई बच्चा है तो उसको ट्वीट करने के लायक है। तो एक चीज़ और ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि इसकी क्या वजह है कि क्या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी ये नहीं लगता कि टैलेंट हो, काबिलियत हो, ये दोनों इलाकों में बराबर बराबर है, मामला सिर्फ मौके का है। सलमान निज़ामी को मौका मिलता है तो सलमान निज़ामी आज नेशनल टीवी पे एक मीडिया पैनलिस्ट है, मौका नहीं मिलता तो कश्मीर से तो आप देखिए एक बहुत बड़ी बारात है लोगों की जो क्या कहते हैं आपको पैनलिस्ट मिलते हैं। तो ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये मानते हैं कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कभी भी जम्मू संभाग को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए? देखिए, मैं जब भी टीवी चैनल पे आता हूँ तो वो भी मुझे कहते हैं अरे आप कश्मीर कश्मीर, तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मैं जम्मू प्रोविंस से हूँ। आपने देखा होगा, हाँ, मैं जम्मू प्रोविंस से हूँ क्योंकि मैं जम्मू में पला बड़ा हूँ, एजुकेशन मेरा जम्मू में हुआ है। और मैंने जम्मू में वो मैंने देखा जो मैंने आपको पहले भी कहा कि सबसे खूबसूरती जम्मू की ये है कि हम बानीहाल से हैं लेकिन हमारा बचपन से टच जो है वो जम्मू के साथ। आप डोडा के हैं लेकिन आपका टच बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, अर्स्टवाइल डोडा तो पहले हमारा एक ही डिस्ट्रिक्ट था, रजौरी का जो है वो प्रेफर जम्मू में करता है। तो जम्मू जो है हिंदू डोमिनेटेड थी लेकिन वहाँ जो पूरा एक कल्चर था, एक ब्यूटी थी जम्मू की कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि भाई वो बनहाल का है, वो मुस्लिम है, वो किस जात का है, उन्होंने हर एक को जो है पनाह दी और कभी मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे नॉन मुस्लिम थे, जम्मू के थे, डोगरे थे। तो ये मुझे कुछ लगता है कुछ गैप आ गया है जो कम्युनलिज्म की वजह से वो डिवीजन हुआ है और उससे फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा। देखिए, वहाँ सियासी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई देखिए, आपको पावर मिलेगी लेकिन आप जो खूबसूरती जम्मू कश्मीर की थी, लद्दाख के बच्चे जो हैं विंटर्स में जम्मू आते थे, अभी दरबार मूव ख़त्म हो गया तो जम्मू को जो है फ़ायदा होता था विंटर्स में, जब दरबार मूव के चाहे उनकी फैमिली के रिलेटिव्स हों, एम्प्लॉयज़ आते थे, तो कश्मीर में समर्स में आपको फ़ायदा होता था टूरिज़्म में। तो ये जम्मू कश्मीर जो है एक बहुत खूबसूरत गुलाब था जिसको बिखरा दिया है, जिसके पत्ते जो है बिल्कुल आज कहीं दिखेंगे नहीं आपको। तो ये जो था, क्योंकि मेरे को ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग फ्रॉम बानीहाल, मैंने जम्मू में पूरी ज़िंदगी अपनी जो है, दिल्ली तो अब मैं 7-8 साल से हूँ लेकिन उससे पहले हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम एक हिंदू डोमिनेटेड रीजन में हैं। मैं उस इलाके में भी रहा हूँ, छन्नी में रहा हूँ, जहाँ 99% जो है हिंदू पॉपुलेशन थी लेकिन हमें कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ। तो आज हम रिपोर्ट्स आते हैं, कभी रोशनी का स्कैम आता है तो ये खुलासा किया, रोशनी में बोला अरे ये चोर थे, कांग्रेसी वो थे, जब उनके नाम आ गए तो वो रोशनी स्कैम हुआ। लेकिन सलमान भाई, एक यहाँ पे थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए भी और आपको करेक्ट करने के लिए भी, मैंने जो सहाफ़त का जितना भी मेरा सफ़र है वो सफ़र सारा जम्मू का ही है। कश्मीर का कोई योगदान उसमें नहीं है, मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहता हूँ, होगा भी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन मैंने जो अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और जिन लोगों के कारण इस्टेब्लिश किया है वो वही जम्मू का डोगरा है, वो वही जम्मू का आम आदमी है। और इन्हीं 3 सालों के अंदर अंदर जो स्ट्रेट लाइन को हमने इस्टेब्लिश किया है, तो आप तब तक किसी एक इलाके में किसी भी इंस्टीट्यूशन को खड़ा नहीं कर सकते जब तक उस इलाके में वो प्यार, वो मोहब्बत और वो दोस्ती वाला माहौल ना हो। तो माहौल जम्मू का अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अब जो चश्मे लोगों ने पहन के रखे हैं जिनसे अब वो जम्मू को देखते हैं, वो चश्मे ज़रा कलर्ड हुए हैं। देखिए कलर्ड क्यों हुए हैं कि 5 अगस्त 2019 तक एक स्क्रिप्ट रन होता था और वो पता होता था स्क्रिप्ट कहाँ से रन होगा। 5 अगस्त 2019 के बाद थोड़ा ये पाला पलट गया है, अब आपको जम्मू से पूछना पड़ता है। ठीक है, तो आखिर में सलमान भाई, क्योंकि वक्त ख़त्म आपके पास भी नहीं है, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, मीडिया की, नेशनल चैनलों की सूरत हाल क्या है? कि क्या आपको ये लगता है कि कोई पैमाना नहीं है कि आप किसको पैनलिस्ट बनाएंगे, किसको आपने पैनल पे लाना है? कई बार क्या आपको भी लगता है कि यार ये कौन आदमी है जो दूसरी साइड से चीख रहा है? देखिए, सही बात है क्योंकि एक इंटेलेक्ट क्लास है। देखिए, मैंने आपको आपने जम्मू की बात की, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट क्लास है लेकिन वो बाहर आते हैं। जम्मू में बहुत काबिल लोग हैं लेकिन वो उनको एक्सपोजर नहीं है या तो वो मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि टैलेंट जम्मू में नहीं है,
एजुकेटेड लोग जम्मू में नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा ही है कि जम्मू कश्मीर को भी मैं जब किसी पैनल में बैठता हूँ, किसी एक्टिविस्ट को बिठा लेते हैं वो, तो उसको पता ही नहीं होता कि भाई ये पूछ क्या रहे हैं, वो बस चिल्लाता है। मैंने उसको पूछा, भाई तेरे को पता भी नहीं है ये 35A का क्लॉज क्या है, मतलब कोई एक्ट है उसका, उसको क्या उसके पीछे था, ये महाराजा के टाइम पे कोई लोग कहते हैं कि हाँ जी इसने ये स्टेटमेंट दिया, हाँ ठीक है। तो उनको भी चाहिए, मीडिया को भी चाहिए कि भाई गाली देने वाला कोई होना चाहिए। उनको जितनी आप आर्ग्यूमेंट उनके साथ फजूल में चिल्लाओगे तो वो आपको और जो है बुलाएंगे। तो मैं कभी भी उन चैनलों पे नहीं गया जो टोटली एक एजेंडा चलाते हैं, जो कम्युनलिज्म एजेंडा है, चाहे जो भी आपने देखा। और नेशनल लेवल पे आप जब बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जम्मू कश्मीर की नज़र जो है पूरे वर्ल्ड पे, देखिए पूरा वर्ल्ड आपको वॉच कर रहा है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने यंगस्टर्स को बोला जो हाईली एजुकेटेड हैं कि आप आओ। मैंने एक दो लड़कों को बिल्कुल टीवी पे बिठाया भी, कुछ लॉ स्टूडेंट्स थे उनको बिठाया कि भाई एजुकेटेड लड़के जो हैं टीवी पे कश्मीर को रिप्रेजेंट करने चाहिए, जम्मू कश्मीर को। और किसी को भी आप बिठा देते हो, फिर वो बोलते हैं अरे ये क्या है, क्या कश्मीर का ये इंटेलेक्ट क्लास है। तो ये बहुत खामी है। खामी ये है कि हमारे जो लोग हैं उनको डरना नहीं चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। आप खुलेआम बात कर सकते हो, कोई डर की बात नहीं है। हम पे भी एफआईआरें होती हैं, मेरे पे यूपी सरकार ने एफआईआर की तो हमने फेस किया। मौत जो है अल्लाह के हाथ में है, अभी इस मैदान में घुसे हैं, कामयाब हो ना हो लेकिन लड़ना है, डरना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सलमान निज़ामी। आपने सलमान निज़ामी को सुन लिया और बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने ये बात कही कि बहुत मुश्किल है कि आप एक छोटे से इलाके से बानिहाल से निकलें और फिर सफ़र करते हुए जम्मू पहुँचे और जम्मू से दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली की उस बहुत बड़ी भीड़ में जहाँ काबिलियत टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वहाँ अगर आप किसी एक नेशनल पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं तो वो अपने आप में खुद दर्शाता है कि छोटी सी उम्र में आपने सफ़र कितना तय किया है।